अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 के आइडियल सॉल्यूशन में। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट नंबर 1 का इजी सॉल्यूशन और ये आइडियल सॉल्यूशन है। इसको देखने के बाद आप अपने आइडिया से इस काबिल हो जाएंगे कि इजीली आप जो है असाइनमेंट का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो असाइनमेंट फाइल हमें आई है उसमें हमें कौन कौन से टास्क दिए गए हैं। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGD 510 का असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके टोटल मार्क्स 10 है और ड्यू डेट जो है वो 14 नवंबर 2023 है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का है और दूसरे क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। तो इम्पोर्टेंस के ख्याल से देखा जाए तो 60% मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। तो आपका 60% फोकस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे होना चाहिए और बाकी 20-20 जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे होना चाहिए। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है कि देखें, आपको यहाँ पे क्वालिटी गुरुज के नाम दिए गए हैं, जैसे एडवर्ड डेमिंग है, क्रॉसबे है, वाल्टर है, शेवर्ड है और इशिकावा है। इस तरीके से इनके नाम दिए गए हैं और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे हमें बताई गई हैं। ये डिफरेंट क्वालिटी गुरुज हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बताई गई है। कॉन्ट्रीब्यूशन सिंपली ये होती है कि ये एडवर्ड डेमिंग है, इन्होंने TQM के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या किया है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो जोसेफ जोरान की क्या है। तो आपने क्या करना है, सिंपल से जैसे पहले नंबर पे दिया हुआ है, लॉस ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूम कस्टमर्स एंड सोसाइटी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज वेरिएबिलिटी फ्रॉम द टारगेट वैल्यू विल लीड टू लॉस। यानी कि प्रोड्यूसर को लॉस होता है, कस्टमर को लॉस होता है एंड द टारगेट वैल्यू जो है वो भी लॉस की तरफ लीड करती है। तो ये यहाँ पर किसी की कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। जैसे PDCA है, प्लान डू चेक एक्ट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विच क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज बीइंग फोकस्ड ऑन व्हेन डेटा और ऑन कस्टमर रिपोर्टेड प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट डिफेक्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि फोकस करता है, या उसको आप फोकस करते हैं जब कस्टमर रिपोर्टेड, कस्टमर की तरफ से आपके पास, कस्टमर से जो आप डेटा गेट करते हैं कस्टमर फीडबैक के जरिए, आपके पास प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट डिफेक्ट आते हैं जिनको आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसकी बेसिस पे आप इम्प्रूव करते हैं अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन को। तो ये अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर्स लिए हैं तो इजीली आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 10 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और उन्हीं के अंदर से जो है ये असाइनमेंट आया है और इजी असाइनमेंट, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 फीचर्स ऑफ मास प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन एरा। मास प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन एरा के जो हैं वो 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो आपने बताने हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट है। कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप जो है वो वर्ड फॉर्मेट में जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपका टाइम फॉर्मेटिंग गाइडलाइन है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए या एरियल होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। और उसके बाद मार्किंग है कि वर्ड लिमिट जो है वो इज़ नॉट फॉलोड। अगर वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करेंगे आप तो ये जो है आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सारी चीज़ें। और वहाँ पे मुझे कहीं पे लिमिट दिखी नहीं है कि भैया आपने जो है वो कितनी लिमिट रखनी है या कितनी नहीं रखनी। यहाँ पे मुझे कहीं लिखी हुई दिखी नहीं है। अगर आपको दिखे, जैसे हम देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले डेडलाइन क्या दी है कि भाई LMS पे अपलोड करें ड्यू डेट से पहले। उसके बाद बोला है कि ईमेल के थ्रू ना करें, कोई एक्सेप्ट नहीं होगी, तो वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए और इनलाइन टैब होनी चाहिए। उसके बाद 12 साइज होना चाहिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में ब्लैक और ब्लू फंड होने चाहिए। वर्ड लिमिट तो यहाँ पे हमें बताई नहीं गई है, तो हम इजीली इसको जो है वो बना सकते हैं। तो खैर, ये थी हमारी असाइनमेंट फाइल। तो आइए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम स्लाइड्स पे आ गए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 का जो है वो आइडियल सोल्यूशन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था, हमने जो हमें डेटा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, उसको हमने कॉपी करके पेस्ट करना था गुरुज के सामने। जैसे एडवर्ड डेमिंग है तो वो जो हमें 7-8 पॉइंट्स दिए हुए थे, उसमें एडवर्ड डेमिंग के जो है वो 2 पॉइंट है। पहला तो ये कि इन्होंने एक सिस्टम प्रेजेंट किया था प्रोफाइंड नॉलेज का, एडवोकेटेड नॉन फॉल्ट सिस्टम, यानी कि नॉन फॉल्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने एक प्रोफाइंड नॉलेज का सिस्टम प्रेजेंट किया था। तो ये हमने सिंपल यहाँ पे इनके कंट्रीब्यूशन के सामने लिख देना। और दूसरा, इन्होंने इंट्रोडक्शन जो थी PDCA की, प्लान डू चेक एक्ट, ये भी एडवर्ड डेमिंग ने किया था। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकती है कि प्लान डू चेक एक्ट को एडवर्ड डेमिंग साइकिल भी कहते हैं और शेवर्ड साइकिल भी कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इनके कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एडवर्ड डेमिंग जो है वो ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है, तो हम इसको एडवर्ड डेमिंग के अंदर लिख देंगे। मुझे ये सही लगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं हैंडआउट में PDCA सर्च करके कि आपको अगर लगता है कि नहीं वॉल्टर ए शेवर्ड में होना चाहिए तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं या एडवर्ड डेमिंग में भी लिख सकते हैं। दोनों ठीक हैं, आप
के हैंडआउट के मुताबिक है ये। उसके बाद सेकंड पर जो है जोसेफ जोरान है। जोसेफ जोरान ने जो है वो कंसिडर किया था क्वालिटी एज फिटनेस फॉर यूज, यानी कि इन्होंने ये बताया था कि क्वालिटी जो है वो फिटनेस पर यूज है, ये कंट्रीब्यूशन इनकी थी। उसके बाद क्रॉसबाई है। क्रॉसबाई जो थे प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी कि हैंडआउट्स के अंदर आप एमजीडी 510 के हैंडआउट में देखेंगे तो एक लेक्चर का टाइटल ही क्रॉसबाई कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट मॉडल के ऊपर है। तो ये जो थी कंट्रीब्यूशन ये इनकी थी। उसके बाद वॉल्टर आई शेवर्ट की बात करते थे। इन्होंने स्टेटिस्टिकल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इनको दिया था, इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट किया था, इनको फादर भी कहा जाता है इस चीज का। उसके बाद गेंजी टागुची हैं, इन्होंने दिया था लॉस फॉर प्रोड्यूसर, जो हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था, जिसको हमने असाइनमेंट की जब हम फाइल देख रहे थे उसमें हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। उसके बाद इशिकावा की बात कर लेते हैं। इनकी भी दो कंट्रीब्यूशन है। एक तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था क्वालिटी सर्किल का, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाता है आज भी, और दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को फिशबोन एनालिसिस डायग्राम भी कहा जाता है और इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। तो गाइज ये था पहला क्वेश्चन, उसके जो है मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, तो आपने सिंपल जो है वो इसको देखते हुए कॉपी पेस्ट कर लेना है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये एक आइडियल सोल्यूशन है, आपने अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक आइडियल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी स्टडी करके इसको जो है वो ठीक कर लें। सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज बीइंग फोकस्ड, कि कौन सा क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है उसको फोकस किया जाता है कस्टमर रिपोर्टेड प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। उसको देखने के लिए प्रोडक्ट डेटा इज बीन इफेक्ट इन्वेस्टिगेटेड टू इंप्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है इसका आंसर हम देख लेते हैं। व्हेन डेटा ऑन कस्टमर रिपोर्टेड प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट डिफेक्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड टू इंप्रूव प्रोडक्ट डिजाइन, द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बीइंग फोकस ऑन इट्स कस्टमर फोकस। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन है। आप अगर हैंडआउट्स को देखेंगे तो हैंडआउट्स के अंदर जो है वो हमें बताया गया है कि कस्टमर रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स जो है उनके लिए मैनेजमेंट बाय फैक्ट जो है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप चाहें तो मैनेजमेंट बाय फैक्ट जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है, और कस्टमर फोकस को भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो यहाँ पे देखें कस्टमर का जिक्र आ रहा है, ठीक है, और कस्टमर के डिफेक्ट को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है वो कस्टमर फोकस लिया गया है। लेकिन मेरा एम्फेसिस इससे ज्यादा जो है वो मैनेजमेंट बाय फैक्ट के ऊपर है, ठीक है। अब ये मैं पूरी रिसर्च कर चुका था, सारी चीजें बना चुका था, इसलिए इसको मैंने चेंज नहीं किया है टाइम कम होने की वजह से। तो इसको आप मैनेजमेंट बाय फैक्ट कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें अगर आप सेम भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ कस्टमर फोकस की जगह मैनेजमेंट बाय फैक्ट लिख देना है, ठीक है। अब ये जानबूझ के भी मैंने कस्टमर फोकस रहने दिया है कि आप मैनेजमेंट बाय फैक्ट को भी रीड करें और कस्टमर फोकस को भी रीड करें, और जो आपको ठीक लगता है आप उसको यहाँ पर लिख दें। इससे क्या होगा, आपकी एक रिसर्च भी हो जाएगी और आपकी भी स्टडी हो जाएगी, जो कि आपके मिड टर्म और आगे काम आएगी। अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मैं मैनेजमेंट बाय फैक्ट को 90% दूंगा और कस्टमर फोकस को 10% दूंगा, तो आप जो है वो मैनेजमेंट बाय फैक्ट यहाँ पर लिखिएगा। This principle is one of the core principle of quality management. It emphasizes the importance of understanding and meeting customer need and expectation. यानी कि ये जो है वो कोर प्रिंसिपल है और इसका जो मेन मकसद होता है वो कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। आप जब कस्टमर रिपोर्टेड प्रॉब्लम और डिफेक्ट को एनालाइज करते हैं तो कंपनी को पता चलता है कि कस्टमर क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, और अगर उसको डिफेक्ट और रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी तरफ से, तो आपको अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और उसकी स्पेसिफिकेशन को उसको सेटिस्फाई कर सकें और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सकें, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आइडियल सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे सॉरी 2 लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 फीचर ऑफ द मास प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन एरा। इसका आंसर है ड्यूरिंग द मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एरा इन 1800 टू प्रोमिनेंट फीचर्स इमर्ज। यानी कि मास प्रोडक्शन जो इंस्पेक्शन एरा था 1800 सेंचुरी के अंदर, उसके जो है वो 2 प्रोमिनेंट फीचर थे। एक तो फीचर क्या हुआ कि स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। किस तरीके से उन्होंने डिवीजन लेबर को जो है वो डिवाइड कर दिया। किस तरीके से मास प्रोडक्शन लीड टू द डिवीजन ऑफ टास्क इनटू स्पेशलाइज्ड रोल अलाउइंग वर्कर्स टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप बड़े पैमाने पर कोई चीज़ें बनाना चाहते हैं। आप एग्जांपल ले लें कि एक कार्स बनाने वाली कंपनी है, उसने जो है वो अब क्या होता है, कार्स बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर 3 मिनट में या 5 मिनट के अंदर एक कार बन के तैयार हो रही होती है। तो अगर एक बंदा कार बनाए तो वो 5 मिनट के अंदर कार नहीं बना सकता। तो मास प्रोडक्शन इरा के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो टास्क को डिफरेंट
पीसीस में तोड़ दिया। अब कोई बंदा जो है वो गाड़ी के अंदर टायर लगा रहा है तो वो टायर ही लगा रहा है, कोई इंजन लगा रहा है, कोई स्टेयरिंग लगा रहा है, कोई उसका ग्लास लगा रहा है, कोई डोर लगा रहा है, कोई बैटरी लगा रहा है, कोई दूसरी चीजें लगा रहा है। तो हर बंदे का अपना अपना टास्क है जो वो कर रहा है। इससे क्या हुआ कि कस्टमर, जो बंदा टायर लगा रहा है उसको टायर पे ही फोकस करना है, उसने 4 नट टाइट करने हैं, उसने उन्हीं चीज पे फोकस करना है। तो वो उसको काम कर करके वो स्पेशलाइज हो गया, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, उसकी आउटपुट भी बढ़ गई और डिफेक्ट भी कम हो गए। तो ये चीजें जो है, इससे क्या हुआ कि रैपिड एक्सपेंशन हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की। अब आप, अगर आप में से कुछ जॉब कर रहे हैं या जाओ आप जाएंगे वर्किंग लाइफ के अंदर, या जब आप इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए जाएंगे, जब आप देखेंगे कि जो वर्कर्स होते हैं वो इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनको डिवाइड किया गया होता है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनको एक स्पेशलाइज काम दिया हुआ होता है और वो वही काम कर रहे होते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर होती है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है, वो था फॉर्मल इंस्पेक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। विद द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन, फॉर्मल इंस्पेक्शन प्रोसेस बिकम एसेंशियल। यानी कि जब मास प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई तो इंस्पेक्शन प्रोसेस जो है वो, उसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो की फैक्टर बन गया। इंस्पेक्टर meticulously examine product to identify flaws and ensure uniformity। इंस्पेक्टर जो था वो क्या करना पड़ा कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को जो है इंस्पेक्ट करने लग गया और वो इस बात को यकीनी बनाने लग गया कि तमाम प्रोडक्ट जो है वो एक जैसे जाएं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना हो, तमाम प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से निकल रहे हो। अब जब प्रोडक्ट डिफेक्ट के बगैर निकल रहे हो और एक जैसे निकल रहे हो और बिल्कुल ठीक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक निकल रहे हो, तो आप क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड बना देना है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, ये स्टैंडर्ड है कि इसके मुताबिक ठीक है। अब किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया, यानी कि टायर का जो है वो नट लूज आ गया, तो आप क्या करेंगे, वो एक स्टैंडर्ड बना देंगे कि आप जो है इस गन से टाइट कर रहे हैं इसका टॉर्क कितना सेट करें, क्योंकि इतनी फोर्स और टॉर्क कितना सेट होगा तो उसके बाद ये नट टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड बना देंगे तो सारे नट टाइट होते जाएंगे, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक टॉर्क की वैल्यू सेट कर दी जिस स्पीड से जो है वो गन, जो ड्रिल मशीन है वो टाइट करेगी नट को। तो उससे क्या होगा, वो स्टैंडर्ड बन गया, उसकी जो वैल्यू है, जैसे 10, एक मिसाल ले लेते हैं कि 10 टॉर्क की वैल्यू पे उसको आपने टाइट करना है, उस गन को आपने, जो ड्रिल मशीन है जो नट टाइट कर रही है उसको आपने 10 टॉर्क पे सेट कर दिया। अब 10 टॉर्क पे जो क्या होगा कि वो बिल्कुल ठीक टाइट करेगा, तो वो स्टैंडर्ड बन गया। इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ किस्म के गेजेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए। जैसे गेजेस में आप एग्जाम्पल ले लें कि जैसे अगर एयर कंडीशन वगैरह बन रहे होते हैं तो उसकी लीकेज वगैरह चेक करने के लिए एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बना दिया। मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो उससे पता चल जाता है। दिस सिस्टमेटिक अप्रोच नॉट ओनली इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बट आल्सो सेट द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। यानी कि ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच थी फॉर्मल इंस्पेक्शन स्टैंडर्डाइजेशन की, इसने ना सिर्फ क्वालिटी को बेहतर बनाया बल्कि ग्राउंड वर्क कर दिया। आज भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जो कि हमें 1800 एरा के अंदर मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एरा के अंदर मिले थे। तो गाइज ये था इस असाइनमेंट का आइडियल सॉल्यूशन, बहुत ही इजी असाइनमेंट था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है या आपको लगता है कोई चीज़ इसमें गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं भी अपनी गलती सुधार सकूं और जो दूसरे स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं वो भी अपनी गलती को सुधार सकें और वो सही असाइनमेंट भर सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारी एफर्ट करना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कर दें। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, इससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा ये वीडियो वाकई अच्छी है और इंगेजिंग है, और यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है इस वीडियो को पुश करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स तक भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।